Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below and don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज ये टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये टॉपिक नंबर 5 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं उन पॉइंट्स का जो आपके एग्जाम में इंक्लूडेड है। तो हम क्विकली ये पूरा चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ऐसे ही पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ क्विक रिवीजन सीरीज से। यदि आपने उन्हें मिस किया हो उस वीडियो को तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो पहले वाले क्विक रिवीजन सीरीज से वीडियो देख सकते हो। ये क्विक रिवीजन एक टाइप का जो है कोई भी चैप्टर को एक शॉर्ट वीडियो में कवर करने के लिए इन वन शॉट जो वीडियो आप कहते हैं वही है। साथ ही याद रखिए ये वीडियो प्रीमियर है, भले ही वीडियो रिकॉर्डेड है बट मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ इस वीडियो में। तो आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो। ये वीडियो मेरे चैनल पे बाद में भी अवेलेबल है, तो आपको बाद में भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स या मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो ओम्स लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R है कोई भी कंडक्टर का वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट I। Therefore, R is equal to V upon I। R मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट। ओमेगा मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, V वोल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड A एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी आई रेज टू -1। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यदि आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां रो होता है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट कंडक्टिविटी दैट इज K। तो कंडक्टिविटी कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर का ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है कोई भी कंडक्टर का जिसका यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी कोई भी सॉल्यूशन का ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं ऑफ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो K इज इक्वल टू G L अपॉन A, बट आपको पता है होगा कि G एक्चुअली होता है 1 अपॉन R। तो G इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसलिए G हो जाता है 1 अपॉन R। अब G का जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो G इज इक्वल टू K 1 अपॉन R। Therefore K इज इक्वल टू G L अपॉन A, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, L अपॉन A अपॉन L, तो उसको अपोजिट कर दिया हमने। और अब यहाँ पे जो है G की जगह आप क्या लिख सकते हो? G की जगह 1 अपॉन R वापस लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R L अपॉन A। अब नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। तो मोलर कंडक्टिविटी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन K एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into conductivity divide by C.
नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट है। यदि आप डाइल्यूशन करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे जो होता है इंक्रीज हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से ये नहीं है कि वो प्रोपोर्शनल हो गया डाइल्यूशन को। क्यों? क्योंकि जैसे टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्यूशन डिक्रीज, मतलब पर यूनिट आयन में डिक्रीज हो जाता है। मैं एक्सप्लेन करती हूं। जैसे अभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में ढेर सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने से क्या होगा, ये आयंस जो हैं अब वो दूर दूर हो जाएंगे, तो उतने ही एरिया में अब कम आयंस प्रेजेंट होंगे। इसलिए डाइल्यूशन, ये जरूरी नहीं है कि डाइल्यूशन विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस। डाइल्यूशन से यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट आयंस के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे डिक्रीज हो जाएगी उसकी कंडक्टिविटी, दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन will result in decrease in conductivity, क्योंकि टोटल यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये लॉ स्टेट करता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन माइग्रेट होता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स कोन आयन और कंट्रीब्यूट करता है टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और वो डिपेंड नहीं करता ऑन द नेचर ऑफ अदर आयन टू विच इट इज एसोसिएटेड। तो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पॉइंट पे यदि आपके पास दो आयन है, कैटायन और एनायन, दोनों भी इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे से, और वो दोनों टोटली एक दूसरे के सपोर्ट से, मतलब अलग अलग होके वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपना योगदान देंगे। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा 0 प्लस n माइनस लैम्डा 0, जहां लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, n प्लस एंड n माइनस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एंड एनायन जो आपके केमिकल रिएक्शन में दिया है। तो आपके दोनों भी आयंस, कैटायन और एनायन, इंडिपेंडेंटली आपकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी को योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉल्शनर्स थ्योरी। ये थ्योरी यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस थ्योरी से। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज molar conductivity of K plus molar conductivity of Cl minus. Molar conductivity of BaOH twice is equal to molar conductivity of Ba2 plus molar conductivity of OH minus. यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी जो आपके कैटायन और एनायन का पता होगा, तो आप मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है, ये थ्योरी इसके लिए भी यूजफुल है क्योंकि वो हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का पता लगाना है जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl एंड इस एसिटेट आयन का पता लगाना होगा, जिससे आप अपने आप मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड पता लगा सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब ऐसा क्यों किया है, इधर पॉजिटिव और इधर माइनस क्यों रखा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na
माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब इसमें देखिए ये प्लस Na और ये माइनस मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन, और ये दोनों मिलके बन जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये है यदि आपको एसिटिक एसिड जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl और सोडियम एसिटेट पता है, जो इजिली ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में से हैं, तो ये आप यदि इनकी मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है तो आप इजिली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड पता लगा सकते हो। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ये रिलेशन है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, sorry, the degree of dissociation of weak electrolyte is equal to molar conductivity of weak electrolyte at concentration C divided by molar conductivity of that electrolyte at zero concentration। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी के लिए आपको पहले ये सेल डायग्राम पता होना चाहिए। ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। अब इस सेल में जो है वो रेशियो ऑफ सेपरेशन L बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा, तो ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है L, और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इलेक्ट्रोड का, वो दोनों का जो डिवाइड करके प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू L अपॉन A। अब पहले आपको क्या करना है इसमें, टू डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी सेल यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट आप डिटरमाइन कर सकते हो 1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन यूज करके। तो रेजिस्टेंस जो है KCl सॉल्यूशन का वो मेजर किया जा सकता है व्हिटस्टोन ब्रिज से, जिससे आपको इनमें से किसी भी सॉल्यूशन का जो है आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल जाएगा विद व्हिटस्टोन ब्रिज। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू KCl इनटू R सॉल्यूशन। तो रेजिस्टेंस जो भी है आपके गिवन KCl सॉल्यूशन का इनटू द कंडक्टिविटी ऑफ KCl, तो आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप होगा डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो अब एक अननोन जो है कॉन्सेंट्रेशन का KCl सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, अब उसका कंडक्टिविटी आपको यूज करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो KCl सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जो आप स्टेप 1 में फाइंड आउट किए हो, अब आप उसको रिप्लेस करोगे बाय गिवन सॉल्यूशन कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस अब मेजर होगा इस प्रोसेस में एज द स्टेप 1 ओनली, जहां आपका कंडक्टिविटी अब हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थे KCl के, तो इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का आपको जो है कंडक्टिविटी पता था, बट अब आपको अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पता लगाना है। बट रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है KCl का। यदि आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, आपको सेल कांस्टेंट पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो आप मेजर कर लोगे सेम स्टेप 1 में जैसे आप मेजर करोगे व्हिटस्टोन ब्रिज यूज करके, वैसे ही स्टेप 2 के लिए भी आप व्हिटस्टोन ब्रिज यूज करके जो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पता लगा लोगे। सेल कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट आपको पता है स्टेप 1 से, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन व्हिटस्टोन ब्रिज यूज करके पता लगा लिया, तो कंडक्टिविटी आप इजीली पता लगा सकते हो। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या पता लगाया था, सेल कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में आपने पता लगाया अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब स्टेप 3 में मोलर कंडक्टिविटी पता लगाना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू K डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो K जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी आपको पता चल गया स्टेप 2 में, इसको डिवाइड कर दीजिए आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन दिया है उससे, और इधर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो आप अब मोल्टेन NaCl का या फिर इसको कह सकते हो फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो ये है आपका सेल डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको लर्न करना है, फिर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल पे जाना है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना होता है एक कंटेनर। तो ये है आपका कंटेनर, एक कंटेनर से जिसमें फ्यूज्ड NaCl रखा हुआ है, ठीक है। उसमें दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी हैं। तो इसमें दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं, ये एक और ये एक, ठीक है। और वो दोनों कनेक्टेड हैं बाय मेटेलिक वायर और डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट दैट इज बैटरी। तो बैटरी से कनेक्टेड है दोनों भी इलेक्ट्रोड बाय मेटल वायर। जो कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है टू टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, वो इज एनोड। तो ये यहाँ पे जो है वो है कार्बन इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पे है आपके लेफ्ट साइड पे वो एनोड है और राइट साइड पे जो है वो कैथोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वो एनोड है। अब रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। तो जो फ्यूज्ड NaCl है वो बना होता है Na प्लस एंड Cl- आयन से। अब वो फ्रीली मोबाइल हो गए हैं फ्यूज स्टेज में, क्योंकि NaCl मोल्टन स्टेज में है। अब इसलिए मोल्टन स्टेज में आयोनिक कंपाउंड के आयंस जो है मोबाइल हो गए हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा थ्रू बैटरी, तो कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो Na+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एनोड जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड है वो Cl- आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स उनकी तरफ मूव मतलब होने लगेंगे, वैसे ही पूरे सेल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव होने लगेगा। जब ये आयंस रीच हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट है वो रुक जाएगा और आप कह सकते हो कि ये सेल डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन होता है? तो जो Cl- आयन है वो माइग्रेट होते हैं एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, तो Cl- को अट्रैक्ट करेगा। हर एक Cl- जब एनोड को रीच करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू न्यूट्रल Cl एटम। प्राइमरी प्रोसेस में दो Cl एटम आके एक दूसरे से कॉम्बाइन होके बनते हैं Cl2 गैस, दैट इज क्लोरीन गैस। सेकेंडरी प्रोसेस में, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आपके दो जो है Cl- आ जाएंगे एनोड के पास, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बनेंगे Cl, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस है। ये दोनों जो Cl बने हैं, ये दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर बनेंगे Cl2 गैस। तो ओवरऑल एनोड का रिएक्शन है 2Cl- गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बैटरी है वो आपका इलेक्ट्रॉन सक कर लेगा एनोड से और उसको पुश कर देगा कैथोड की तरफ थ्रू वायर। जो बैटरी है वो सर्व करता है एज इलेक्ट्रॉन पंप, क्योंकि वो एनोड से इलेक्ट्रॉन सक कर रहा है और कैथोड की तरफ पंप कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी से वो एंटर करेगा सोल्यूशन थ्रू कैथोड और फिर वापस लीव करेगा टुवर्ड्स एनोड। नेक्स्ट है रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। तो जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं बाय बैटरी टू कैथोड, तो जो इलेक्ट्रॉन Cl- एनोड को दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जो है आपका बैटरी सक कर रहा है, कैथोड को प्रोवाइड कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास पहुंच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन Na+ आयन ले रहे हैं और अब मेटेलिक सोडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो Na+ इलेक्ट्रॉन गिव यू Na। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, आपका एनोड का रिएक्शन था 2Cl- गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। आपका जो अभी आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन है, दैट इज एनोड का रिएक्शन होगा 2Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Na। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 2Na+ + 2Cl- गिव 2Na + Cl2। जो रिजल्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl का वो ये है कि आपके एनोड के पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास पेल ग्रीन कलर का Cl2 गैस जो है रिलीज होता है। आपके कैथोड के पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम का एक लेयर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl का जो है सेल कंस्ट्रक्शन सेम होगा लाइक दिस सेल इटसेल्फ। तो यही डायग्राम आपको एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी ड्रॉ करना है। बस याद रखें
यहां फ्यूज्ड की वर्ड की जगह क्या यूज करें, एक्वस वर्ड, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड के पास दो रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होते हैं एक्वस NaCl के केस में। पहला है रिडक्शन ऑफ Na प्लस आयन, जैसे मोल्टन NaCl में हो रहा है, और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक्वस NaCl में वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर का भी ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। तो यहां देखिए, पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ Na+, तो Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड में प्रोड्यूस हो रहा है, जो बैटरी सक कर रहा है और कैथोड पे दे रहा है। तो Na+ वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वाटर है वो दो इलेक्ट्रॉन वापस यूज करेगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2OH-। बट यहां याद रखें, जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो ये पोटेंशियल है ई सेल जो है वो देखें तो वाटर का जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर सोडियम। इसकी वजह से जो आपका एक्चुअल हाफ रिएक्शन ऑफ कैथोड है वो है वाटर वाला। तो रिडक्शन ऑफ वाटर इज द कैथोड रिएक्शन इन एक्वस NaCl। तो याद रखिए एक्वस NaCl के केस में सोडियम का रिडक्शन कैथोड रिएक्शन नहीं है बट वाटर का रिडक्शन है, क्योंकि उसका E0 ऑफ सेल जो हाई है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे भी दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है Cl- आयन का Cl2 गैस में, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 गैस। तो 2Cl- कन्वर्ट होता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मोल्टन NaCl के केस में भी आपने देखा, और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है O2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहां वापस याद रखें, जो E0 सेल ऑफ ऑक्सीडेशन है वो Cl- का है ज्यादा देन दी जो वाटर से, क्योंकि अब यहां याद रखना है कि ऑक्सीडेशन के केस में अपोजिट होता है रिडक्शन के, इसलिए यहां पे एनोड रिएक्शन क्या है, Cl- कन्वर्टिंग टू Cl2 गैस। तो एक्वस NaCl के केस में एनोड रिएक्शन होता है वाटर का रिडक्शन, और कैथोड रिएक्शन होता है वाटर का रिडक्शन, और एनोड रिएक्शन होता है क्लोरीन Cl- का ऑक्सीडेशन। याद रखें एक्वस NaCl का केस मोल्टन NaCl से अलग है। मोल्टन NaCl में जो कैथोड का रिएक्शन था वो Na+ का था और एनोड का रिएक्शन Cl- का था, बट एक्वस NaCl में जो कैथोड का रिएक्शन है वाटर का है और एनोड का रिएक्शन Cl- का है। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2Cl- जो है वो देगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर देगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 गिव्स H2 प्लस 2OH-, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन हुआ 2Cl- प्लस वाटर, 2 वाटर गिव्स यू Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH-। यदि रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl की बात करें तो H2 गैस रिब्लेट होता है कैथोड पे, Cl2 गैस रिलीज होता है एनोड पे, Na+ आयन रिमेन रहता है अनरिएक्टेड एंड OH- आयन जो है फॉर्म होता है कैथोड पे। तो NaCl सॉल्यूशन अब कन्वर्ट हो गया NaOH सॉल्यूशन में। तो आपने स्टार्टिंग में सेल में क्या लिया था, आपने स्टार्टिंग में सेल में लिया था NaCl सॉल्यूशन, बट इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपके जो है इंस्ट्रूमेंट में बचेगा NaOH सॉल्यूशन, क्योंकि Na+ अनरिएक्टेड रह गया, OH- फॉर्म हुआ, ये दोनों रिएक्ट होकर बन जाएंगे NaOH। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो Q इन कूलम इक्वल टू I इन एम्पियर इंटू T इन सेकेंड्स। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 96500। फिर है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, उसका फॉर्मूला है I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। अब मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, मोल रेशियो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला है I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। बट सपोज आपने दो सेल्स यूज किए हैं जिनमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है और दोनों सीरीज से कनेक्टेड है,
और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो रहा है, तब जो मास ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड होते हैं इलेक्ट्रोड में, दोनों सेल में, वो होता है W1 इक्वल टू, ठीक है, W1 डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिज। तो ये है आपका सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम, जिसमें ये है आपका सॉल्ट ब्रिज जो यू शेप ट्यूब है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें दो सॉल्यूशंस होते हैं, दो हाफ सेल कह सकते हैं, जिन्हें कनेक्ट किया जाता है वाई सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली एक यू ट्यूब है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl या फिर NH4NO3 या फिर 5% अगार सॉल्यूशन भरा जाता है। जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि वो दो सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है। वो प्रिवेंट करता है दो सॉल्यूशन के मिक्स होने से, वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफरिंग आयंस। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो सपोज आपका सेल बना है Mg एनोड एंड Ag कैथोड पे, जिसके दो हाफ सेल्स ये हैं, Mg2 प्लस गिव्स यू Mg एंड Ag प्लस गिव यू Ag। तो आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो याद रखें, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज आपका जो एनोड है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर एनोड, उसको आप लिखोगे लेफ्ट साइड पे, और जहां रिडक्शन हो रहा है या फिर आपका कैथोड, उसको आप लिखोगे राइट साइड पे। ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइन है वो आपके सिंगल वर्टिकल लाइन आपके दो फेस को डिनोट करते हैं, और डबल वर्टिकल लाइन आपके दो हाफ सेल को जो है सेपरेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन लिख दिया आपने यहाँ पे, रिडक्शन लिख दिया यहाँ पे। अब याद रखें साथ ही कि जो भी स्टेट में आपका सोल्यूशन प्रेजेंट है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस से। उनके कॉन्सेंट्रेशन भी आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। यदि आपको ये सेल दिया है Ni gives Ni2 प्लस, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, दैट इज आपका एनोड, और कैथोड है Al3 प्लस गिव्स यू Al। याद रखें, अब यहाँ पे दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का स्टिल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 प्लस था, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पे भी है। तो जो ऑक्सीडेशन है एनोड का वो कहाँ है? ऑब्वियसली जो आपके लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन है, तो Ni दे रहा है Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Al3 जो है वो रिड्यूस हो रहा है जो राइट साइड पे है, तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देगा Al। तो अब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2, तो आपको ये नंबर सेम करने होंगे पूरा सेल रिएक्शन लिखने के लिए। तो आप जो है निकेल वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए होल इक्वेशन को, और जो एल्यूमिनियम वाला होल इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे ये दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा 3 निकेल गिव्स 3 Ni2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और नेक्स्ट हो जाएगा 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Al, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 निकल प्लस 2Al3 प्लस गिव्स 3 Ni2 प्लस प्लस 2Al। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड सरफेस पे हो रहे हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई सेल, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड, जहां ई ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड है, ई रिडक्शन है रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन दैट इज ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log to the base 10 concentration of the products divided by concentration of reactants, जिसे आप और भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि R आपका T और आपका N जो है कांस्टेंट है, तो इसके और आपका F भी कांस्टेंट, एक्चुअली N कांस्टेंट नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट नहीं है, बट R T F कांस्टेंट है।
इसलिए ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 वोल्ट डिवाइड बाय एन, ये वोल्ट है, ओके, डिवाइड बाय एन log to the base 10 concentration of product डिवाइड बाय concentration of reactant. नेक्स्ट है gives energy for cell reaction and cell potential. तो डेल्टा G is equal to minus NFE cell. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो E0 सेल इक्वल टू RT अपॉन NF ln K. R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, ठीक है. तो यदि आप वो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दें तो आपको फाइनल फार्मूला मिलेगा E0 सेल इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 K एट 25 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके पोटेंशियल हम जानबूझ के जो है जीरो लेते हैं, जानबूझ के नहीं, उनको सेट किया जाता है जीरो पे, या फिर वो जो है आपको नॉन पोटेंशियल होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE के नाम से भी जाना जाता है. यह है डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यदि इसका फॉर्मूलेशन देखना है तो उसका फॉर्मूलेशन है H plus gives H2 in the presence of platinum electrode. ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना हो तो 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2, जहां E0 ऑफ हाइड्रोजन इज 0. तो स्टैंड ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया क्योंकि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो क्या है, 0. एप्लीकेशन ऑफ SHE देखना है तो SHE जो है वो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स. तो आप दूसरे इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल SHE यूज करके पता लगा सकते हो. नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन सेटिंग SHE. तो SHE डिफिकल्ट क्यों होता है सेट करने में, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए ये सेल के लिए हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है प्योर और ड्राई कंडीशन में पाना बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का उसको मेंटेन करना 1 एटमॉस्फेयर में थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट भी डिफिकल्ट होता है. जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन में उसे एग्जैक्टली 1 मोलर पे ही मेंटेन करना होता है. तो इसके लिए आपको बबलिंग ऑफ गैस जो है वो हो रहा है आपके सेल में, और गैस के बबलिंग की वजह से वहां इवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, और वाटर इवापोरेट होगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो डगमगा जाएगा. मतलब 1 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंटेन करना जरूरी था वो मेंटेन करना अब मुश्किल हो चुका है. इसलिए ये 3 रीजंस की वजह से SHE को सेट करना डिफिकल्ट है. नेक्स्ट है निकल कैडमियम या फिर NiCad स्टोरेज सेल. तो निकल कैडमियम जो है वो एक्चुअली सेकेंडरी ड्राई सेल है क्योंकि वो रिचार्जेबल सेल है. तो रिचार्जेबल सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी ड्राई सेल. जो एनोड होता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का वो बना होता है कैडमियम मेटल से, और जो उसका कैथोड होता है वो बना होता है निकल ऑक्साइड से, दैट इज NiO2 सपोर्टेड ऑन निकल. जो इलेक्ट्रोलाइट उस सोल्यूशन का लिया गया है उस बीकर में वो एक्चुअली बेसिक इन नेचर है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन है कैडमियम जो है वो एनोड पे है, करेक्ट. तो कैडमियम प्लस 2H माइनस गिव यू CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. निकल जो कैथोड पे है वो NiO2 प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस. अब 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, थिंग्स ऑन अपोजिट साइड कैंसिल ईच अदर, ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या Cd प्लस NiO2, ये दोनों बचा, प्लस 2 वाटर gives you CdOH twice plus NiOH twice. तो जो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है जो वो हर एक इलेक्ट्रोड पे सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाता है इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर. ये सेल सेकेंडरी सेल है इसलिए रिचार्जेबल सेल है. जो पोटेंशियल है इस सेल का वो है 1.4 वोल्ट. ये सेल का लाइफ बहुत ज्यादा होता है देन अदर ड्राई सेल्स, और ये सेल्स यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा में. नेक्स्ट है मर्क्यूरी बैटरी. मर्क्यूरी बैटरी भी एक सेकेंडरी ड्राई सेल है और वो वापस एक रिचार्जेबल सेल है. मर्क्यूरी बैटरी बना होता है
मर्क्यूरी एनोड से और अमलगेटेड विथ मर्क्यूरी। जो कैथोड है वो होता है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। तो याद रखें, जो मर्क्यूरी बैक टू जिंक एनोड से बना है और वो मर्क्यूरी से अमलगेटेड होता है, मतलब लिक्विड मर्क्यूरी उधर प्रेजेंट होता है, और कैथोड जो है वो बना है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मर्क्यूरी बैटरी का, वो बेसिक दैट इज अल्कलाइन होता है और बना होता है फ्रॉम पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन है, एनोड बना है जिंक एनोड से, इसलिए Zn प्लस 2H माइनस गिव्स ZNO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड है वो बना है मर्क्यूरी से, इसलिए AgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Ag प्लस 2OH माइनस। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H माइनस कैंसिल, तो बचा Zn प्लस AgO, वाटर भी अपोजिट साइड पे कैंसिल, तो Zn प्लस AgO गिव्स ZNO प्लस Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन में अगेन यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जो यहाँ पे है इस रिएक्शन में, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं बचता है जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसलिए KOH और ZNO वैसे के वैसे रहते हैं। जो मर्क्यूरी बैटरी है, इसलिए वो प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, और ये सेल का हाई कैपेसिटी होता है और इसका बहुत लॉन्ग लाइफ होता है देन अदर ड्राई सेल। मर्क्यूरी सेल्स आप कहां पाओगे? आप पाओगे हियरिंग एड में, इलेक्ट्रिकल वॉचेस में, पेस मेकर्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का, वो डिटरमाइन किया गया है यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड्स के हाफ रिएक्शन को जो है वो अरेंज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा जाता है। पहला एप्लीकेशन है, आप पता लगा सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा आप पता लगा सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्पीशीज प्रेजेंट है लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से बना है, तो उसकी जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो राइट साइड में प्रेजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। E0 वैल्यू जो है मेजर किया जाता है बाय टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? खुद को रिड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे इनका जो है वो पता लगा सकते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर, या फिर वो कितने जल्दी रिड्यूस हो सकते हैं। तो E0 यहाँ पे मेजर किया जाता है बाय द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E0 वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस सीरीज में, मतलब आपके लेफ्ट साइड ऑफ सीरीज में, जो टॉप लेफ्ट साइड में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो टॉप में है, टॉप में जो प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। उसी का सब अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी ये सीरीज यूज होता है रिडक्शन का पावर पॉइंट, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पता लगाने के लिए, मतलब कितना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतना जल्दी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। इस टेबल में जो राइट के बॉटम में जो प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी तरह का और भी हेल्प चाहिए तो सजेशन बॉक्स में या मेल पे लिखना ना भूलें। And that's all for today. Thank you. Stay tuned.